और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का। और आज का नंबर है 426। ये नंबर देश की उन लोकसभा सीटों का है जिसे मंदिरों के जरिए देश के अलग अलग राजनीतिक दल साधने की कोशिश में जुटे हैं। सिर्फ जनवरी के महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और यूपी के मंदिरों में के जरिए 319 सीटों का अंक गणित दुरुस्त करने की कोशिश करें। देखिए, आपको बिग वॉल पर सारी डिटेल्स हम दिखा रहे जल्दी से। देखिए, कुछ राज्यों के नाम हैं महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। 426 नंबर जो आज का है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। 22 जनवरी को मंदिर दर्शन से 86 सीट कहा जा रहा है कि एक साथ कवर हो सकती है। एक सवाल ये भी है। दूसरा, ओडिशा की अगर बात करें तो जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर से 21 सीट। तो ये आपको 426 जो नंबर है उसका अंक गणित हम समझा रहे हैं। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, जो इंडिया गठबंधन अलायंस बना है, तो 86 सीटें इधर है। और अगर आप इधर देखेंगे बीजेपी की बात करेंगे तो 319 सीटें इधर है। और बीजेडी यानी बीजू जनता दल जो कि ओडिशा की क्षेत्रीय पार्टी है, उसकी बात अगर आप करेंगे तो 21 सीटें यहां पर सामने आती हैं। ये है टोटल कैलकुलेशन। तो कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल में मंदिर दर्शन और भजन से 86 सीटों का गणित अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। और साथ ही एनडीए और इंडिया से अलग ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी भी भगवान जगन्नाथ के नाम पर 21 सीटों को जीतने की कोशिश कर रही है। तो आइए जल्दी से आपको ये बताते हैं कि 2024 के अंक गणित में आज के नंबर 426 की सियासी कहानी क्या है। ये सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही मुझे त्रिपुरायर के श्री राम स्वामी मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला। जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति देश के घर घर में जलेगी। झोपड़ी के भाग आज जान जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। धार्मिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत और सरकारी, देश के सबसे दक्षिणी राज्य केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन में 4 कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। क्या इन चारों कार्यक्रमों का लोकसभा चुनाव से कोई कनेक्शन है? आज 2024 के अंक गणित में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी सबसे पहले भगवान कृष्ण के गुरुवायूर मंदिर पहुंचे। यहां पारंपरिक मुंडू और वेष्टी पहनकर उन्होंने पूजा अर्चना की। सुबह के 7:30 बज रहे थे, बावजूद इसके गुरुवायूर में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे। गुरुवायूर मंदिर के बाद मोदी भगवान राम के मशहूर त्रिपुरायर श्री रामास्वामी मंदिर पहुंचे। धार्मिक और व्यक्तिगत कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री ने कोच्चि में सरकारी कार्यक्रम के तौर पर 4000 करोड़ रुपए की 3 अहम परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल यात्रा के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लिया वो था बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। बूथ अधिकारियों को उन्होंने आज खूब बढ़ चढ़कर जोश दिलाया और उनको बताया कि कैसे एक छोटा बूथ जीतकर पूरा केरल जीता जा सकता है। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी अब तक केरल की एक भी सीट जीत नहीं सकी है। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी तिरुवनंतपुरम सीट पर दूसरे नंबर पर थी। 2019 में उसे सहयोगी पार्टी बीजेडीएस के 2% वोट को जोड़कर कुल 15% वोट मिले। लेकिन बीजेपी को इस बार प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और लाभार्थी योजनाओं से केरल में भी कमल खिलने की उम्मीद है। ऐसे में चुनावी मौसम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 7000 शक्ति केंद्र यानी बूथ प्रभारियों को चुनाव जीतने का मंत्र दिया। साथियों, अब चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अब केरला दिल्ली विजय का नेतृत्व करने की ताकत वाला बन गया है। चुनाव जीतने के लिए हमारा पहला संकल्प चाहिए, हमारा बूथ हम जीतेंगे।
हम हमारे बूथ में पराजित नहीं होंगे। आधुनिक सव्यसाची श्री नरेंद्र मोदी जी के बूथ कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन केरल के कोच्चि में हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने यहां कोच्चि से करीब 2500 किलोमीटर दूर अयोध्या का भी जिक्र किया। जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति देश के घर घर में जलेगी। 2024 के चुनाव में लाभार्थी योजनाएं और राम मंदिर बीजेपी के ऐसे दो ब्रह्मास्त्र हैं जिनकी काट विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास भी नहीं है। यही वजह है कि अब बीजेपी विरोधी पार्टियां भी वोट के प्रसाद के लिए मंदिर दर्शन का ऐलान कर रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल राजनीतिक दलों ने किस किस मंदिर में पूजा करने का प्लान बनाया है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, लेकिन 2019 में यहां बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। वोट तो सिर्फ 1% मिला। इससे पहले प्रधानमंत्री 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में थे, जहां उन्होंने कालाराम मंदिर में साफ सफाई और पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहां बीजेपी ने 2019 में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 23 पर जीत हासिल की थी। पिछली बार बीजेपी के सहयोगी उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 18 पर जीत दर्ज की। इस तरह से बीजेपी गठबंधन को महाराष्ट्र में कुल 41 सीटें मिली थी। लेकिन अब की बार महाराष्ट्र में गठबंधन का गणित बदल गया है। दो हिस्सों में टूट चुकी शिवसेना का मजबूत धड़ा एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बीजेपी के साथ है, तो गिने चुने विधायकों और सांसदों के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। ऐसे में बीजेपी के लिए 2024 में 2019 वाली कामयाबी को दोहराना बड़ी चुनौती है। ठीक 5 दिन के बाद अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इसमें पीएम मोदी मुख्य मेहमान होंगे। तैयारियां जबरदस्त है। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ता और आरएसएस स्वयंसेवक घर घर दस्तक दे रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस राम मंदिर से चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी नेताओं ने 22 जनवरी को अपने अपने मंदिर दर्शन की योजना बनाई है, क्योंकि सवाल देश के 80% हिंदू वोट का है। राजनीतिक दलों के लिए हिंदू वोट कितना अहम है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। CSDS लोक नीति के सर्वे के मुताबिक 2019 के चुनाव में ज्यादा धार्मिक हिंदुओं में 53% ने बीजेपी को वोट दिया, तो ज्यादा धार्मिक हिंदुओं में सिर्फ 10% ने कांग्रेस को वोट दिया। इसके उलट कम धार्मिक हिंदुओं में 37% ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, तो कम धार्मिक हिंदुओं में 18% ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। ये बात सच है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में सिर्फ भाजपा ही नहीं, सारे धर्मनिरपेक्ष दल जो अपने आप को कहते हैं, सबने एक गरिष्ठ हिंदू मतदाता का लुभाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गया है। यही वजह है कि विपक्षी दलों को राम मंदिर से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का डर सता रहा है। राम मंदिर का असर हिंदी पट्टी के लगभग 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 226 सीटों पर पड़ने की संभावना है, जहां 2019 में बीजेपी ने पुरजोर जीत हासिल की थी। तब मोदी का असर और लहर दोनों चला था। इस बार मोदी का नाम और काम तो है ही, साथ ही राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है। हिंदी पट्टी के राज्यों में 2019 का अंकगणित क्या था, पहले उसे देखिए, फिर आपको 2024 में बीजेपी के मंदिर दर्शन से 319 सीटों को साधने का गणित भी दिखाएंगे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें और उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीत ली थी। उत्तर प्रदेश की 80 में से सहयोगी अपना दल की 2 सीटों के साथ बीजेपी ने कुल 64 सीटें जीती।
तो यहाँ कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट, जबकि बीएसपी को 10 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। दिल्ली में भी बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीत ली। हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें और चंडीगढ़ की इकलौती सीट पर भी जीत दर्ज की। राजस्थान में बीजेपी ने सहयोगी आरएलपी की 1 सीट के साथ सभी 25 सीटें जीत ली। तो मध्य प्रदेश की 29 में से बीजेपी को 28 और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में बीजेपी को 9 और कांग्रेस को महज 2 सीट मिली। बिहार की 40 में से बीजेपी को 17 तो सहयोगी जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीट पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को यहां भी सिर्फ 1 सीट मिली। झारखंड की 14 सीटों में बीजेपी को 11 और उसकी सहयोगी एजेएसयू को 1 सीट, तो कांग्रेस को सिर्फ 1 और उसकी सहयोगी जेएमएम को भी 1 ही सीट मिली। इस तरह से हिंदी पट्टी की 226 सीटों में बीजेपी को अकेले 178 सीटों पर जीत मिली। हिंदी पट्टी के राज्यों में 2019 का अंकगणित क्या था, पहले उसे देखिए, फिर आपको 2024 में बीजेपी के मंदिर दर्शन से 319 सीटों को साधने का गणित भी दिखाएंगे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें और उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीत ली थी। उत्तर प्रदेश की 80 में से सहयोगी अपना दल की 2 सीटों के साथ बीजेपी ने कुल 64 सीटें जीती। तो यहां कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट, जबकि बीएसपी को 10 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। दिल्ली में भी बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीत ली। हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें और चंडीगढ़ की इकलौती सीट पर भी जीत दर्ज की। राजस्थान में बीजेपी ने सहयोगी आरएलपी की 1 सीट के साथ सभी 25 सीटें जीत ली। तो मध्य प्रदेश की 29 में से बीजेपी को 28 और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में बीजेपी को 9 और कांग्रेस को महज 2 सीट मिली। बिहार की 40 में से बीजेपी को 17 तो सहयोगी जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीट पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को यहां भी सिर्फ 1 सीट मिली। झारखंड की 14 सीटों में बीजेपी को 11 और उसकी सहयोगी एजेएसयू को 1 सीट, तो कांग्रेस को सिर्फ 1 और उसकी सहयोगी जेएमएम को भी 1 ही सीट मिली। इस तरह से हिंदी पट्टी की 226 सीटों में बीजेपी को अकेले 178 सीटों पर जीत मिली। इस बार गठबंधन का गणित बदल गया है। 2019 में बीजेपी के साथ रही जेडीयू इस बार फिलहाल कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस से सीट बंटवारे पर टीएमसी और कांग्रेस में भले ही तनातनी जारी है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर ममता बनर्जी का रुख कांग्रेस के साथ है। यही वजह है कि उन्होंने 22 जनवरी को कोलकाता के काली मंदिर जाने, फिर सभी धर्मों के लोगों संग सद्भावना रैली का ऐलान किया है। 22 জানুয়ারি আমরা এটা কিন্তু আমার দলের প্রোগ্রাম, আমি নিজে একটা র্যালি করব। আমি প্রথমে নিজে কালী মন্দিরে যাব, ওটা সবাই যাবে না। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने ममता बनर्जी को चौंकाते हुए यहां की 18 सीटें जीत ली। टीएमसी को 22 सीटों से संतोष करना पड़ा, तो कांग्रेस को 2 सीट ही नसीब हुई। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में इस बार 35 पार का नारा दिया है। एक तो राम मंदिर का शोर और ऊपर से बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट पर जोर है। ऐसे में ममता बनर्जी ने 2024 के अंक गणित को सुधारने के लिए मां, माटी और मानुष के साथ साथ मंदिर परिक्रमा की योजना भी बनाई है। आज यानी 17 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा पहुंची है नागालैंड और असम के बॉर्डर पर। कल से ये यात्रा असम और अरुणाचल में रहेगी 21 तारीख तक। 22 तारीख को राहुल गांधी एक बार फिर असम के गुवाहाटी आएंगे। 22 तारीख को ही राम मंदिर का उद्घाटन है, जिसका आमंत्रण कांग्रेस के नेता अस्वीकार कर चुके हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी के गुवाहाटी में शिव मंदिर जाने का कार्यक्रम तय किया गया है।